बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एप्लीकेशन देख रहे थे, तो उसी में आगे केस 3 देखने जा रहे हैं। हमारे पास एक सॉलिड सिलिंड्रिकल केबल है। हमारे पास एक सॉलिड सिलिंड्रिकल केबल है, लॉन्ग केबल है। लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट, ऐसे ये एक लॉन्ग केबल है, ये इनफाइनाइट तक गया है, ऊपर भी इनफाइनाइट तक गया है। ऐसे ये एक लॉन्ग केबल है, इसमें करंट डेंसिटी J है। तो इसमें देखो बेटा, करंट सॉलिड केबल है, मैंने बोला सॉलिड केबल, तो इसमें जो करंट होगी वो पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऐसे ऐसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो ऐसे। यहाँ जो करंट है वो पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे करंट, राइट। तो यहाँ पे जो करंट की डेंसिटी होगी, अगर हम बात करें J बराबर, तो वो होगा I टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया पाई R स्क्वायर। इसकी रेडियस अगर R है तो करंट डेंसिटी हो गई टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया पाई R स्क्वायर। तो सवाल लिखें, गिवन ए सॉलिड सिलिंड्रिकल केबल, गिवन ए सॉलिड सिलिंड्रिकल केबल ऑफ करंट डेंसिटी J, of current density J, find variation of magnetic field, find variation of magnetic field inside and outside to the cable, variation of magnetic field inside and outside to the cable। हमको मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बताना है इस केबल के इनसाइड और आउटसाइड। तो ध्यान दीजिए, ये मान लो इसका बेटा एक्सेस हो गया ऐसे, तो हमको इस केबल के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन पता करना है, राइट। अच्छा, अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएं तो टॉप व्यू देखो कैसा नजर आएगा। एक R रेडियस का सर्कुलर सेक्शन नजर आएगा, और इसमें बताइए करंट ऊपर जा रहा था, तुम टॉप से देखोगे तो ये करंट तुमको बाहर निकलता दिखाई देगा। तो बाहर का मतलब ऐसे करंट दिखाई देगा हमको, डॉट, ऐसे डॉट, ऐसे डॉट। ये जो डॉट बना रहा हूँ ये डॉट करंट के लिए, DI करंट पूरे एरिया में फैला है, ऐसे। ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ ये डॉट किसके लिए, करंट के लिए, ठीक है बेटा। अब देखिए, चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, एक ही बात है, राइट। और इसमें बताइए करंट डेंसिटी कितनी है, J। हमें इसके अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखना है, तो एम्पियर्स लॉ से करते हैं। चलिए, तो R लेस देन इक्वल टू कैपिटल R के लिए, ये हमारा इनसाइड रीजन, केबल के अंदर का रीजन, इनसाइड रीजन में बात करें अगर, तो बताओ इनसाइड रीजन में जो R है वो कैपिटल R से छोटा, तो हम बताओ यहाँ पर करंट देखो ऐसे है ऊपर, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में होगा। तो हम यहाँ स्मॉल r को रेडियस मानते हुए एक सर्कुलर एम्पियर लूप बनाएंगे ऐसे, और इसमें ऐसे होगा हमारा DL, ये हमने DL माना। बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड होगा हर जगह, किसके अलॉन्ग, टेंजेंट के अलॉन्ग। और मैग्नेटिक फील्ड अगर टेंजेंट के अलॉन्ग है, और हमने DL का भी सेंस कैसा माना, टेंजेंट के अलॉन्ग, तो हर जगह V और DL पैरेलल हो जाएंगे बेटा, हर जगह V और DL पैरेलल। अच्छा समझ लीजिए, आप कहीं पर भी देखोगे V और DL पैरेलल, क्योंकि मुझे पता मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक है। देखो करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, तो अंगूठा करंट, फिंगर ऐसे घूमेगा, हमारा हथेली ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और बताओ हथेली अगर एंटी क्लॉक घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक। और हमने DL भी, एम्पियर लूप की बाउंड्री का जो DL वेक्टर हमने कंसीडर किया वो भी एंटी क्लॉक कंसीडर किया। तो बताओ जरा, या फिर यहाँ देखूँ, स्मॉल r को रेडियस मानते हुए एक सर्कुलर एम्पियर लूप हमने ऐसे बनाया, ऐसे, और ये DL है हमारा, और ये स्मॉल r रेडियस का है, ठीक। तो ध्यान देना, करंट देखो बाहर निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटी क्लॉक, और DL भी कैसा है, एंटी क्लॉक। तो आप किसी भी पॉइंट पे बात करो, मान लो आपने कहा हम इस पॉइंट पे बात करना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है ऐसे,
और ये पैरेलल टू डीएल वेक्टर होगा। आपको नहीं, हम तो यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल ऐसे पैरेलल होंगे, बी पैरेलल टू डीएल। कोई गया आपसे यहाँ बात करें अगर, तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैरेलल टू डीएल वेक्टर। हर पॉइंट पर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल कैसे हैं, पैरेलल, राइट। चाहे ऐसे फोटो बना दो या ऐसे। तो बताओ लीनियर इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल। अच्छा बताइए मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस एम्पियर लूप के अंदर वाली करंट और बाहर वाली करंट। यहाँ देखो करंट इतने एरिया में फंस रही है, इतने एरिया में, लेकिन बताओ जरा बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। बहुत अच्छे समझ लो, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि इधर जो आई है वो एम्पियर लूप के अंदर की करंट है, इनक्लोज्ड करंट है, इनक्लोज्ड करंट, इनक्लोज्ड करंट है। लेकिन बताओ जरा ये जो V है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू इनसाइड और आउटसाइड करंट। ये बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड है इस एम्पियर लूप के अंदर वाली करंट और बाहर वाली करंट। यानी बताओ यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इस एम्पियर लूप के बाउंड्री पर किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली करंट और बाहर वाली करंट सबका मिला के ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये ध्यान देना। लेकिन आई इनक्लोज्ड हमेशा इनसाइड करंट है, एम्पियर लूप के अंदर की करंट है। चलो भाई इसे ओपन करें। बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो बताओ यहाँ पे इस एम्पियर लूप की बाउंड्री पर इस अंदर वाली करंट का कि बाहर वाली करंट का कि टोटल करंट का। तो आपका जवाब होगा टोटल करंट का। लेकिन बताओ आई कौन सा, इनक्लोज्ड करंट, राइट। तो बताओ बेटा इसे जब ओपन करोगे तो ये होगा वी डी एल कॉस जीरो। वी डी एल कॉस जीरो क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और डी एल हमेशा पैरेलल है। और ये होगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। वो आई इनक्लोज्ड बताओ इस स्मॉल आर रेडियस के अंदर, तो जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप समझो जरा यार, बताओ इसके सेंटर से ये वाला पॉइंट ये डी एल स्मॉल आर दूरी पे, ये डी एल भी स्मॉल आर दूरी पे, ये डी एल भी स्मॉल आर दूरी पे। तो क्या बताओ हर डी एल सिमेट्री में है? क्या हर डी एल सिमेट्री में है? यस। तो बताओ जरा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। तो हर डी एल पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ अलग अलग होगी कि बराबर बराबर होगी। तो आपका जवाब होगा कि हर डी एल पे मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर बराबर होगी। तो देखो डी एल तो बदल रहा है, कभी ये डी एल है, कभी ये डी एल है, कभी ये डी एल है, डी एल बदल रहा है। लेकिन बताओ डी एल बदलने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हर डी एल बताओ इस केबल के पूरी करंट के लिए सिमेट्री में है। सेंटर से हर डी एल स्मॉल आर दूरी पे है, तो हर डी एल पे मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर बराबर होगी। ये सिमेट्री से मैं बोल रहा हूँ, कितनी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बराबर होगी। और बताओ वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, टेंजेंट के लॉ। तो बताओ भाई इस बी को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर किया, इंटीग्रल हुआ डी एल का, और ये हुआ म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। अब अच्छे से समझ लो बेटा, ये डी एल बताओ, ये डी एल डी एल डी एल इस एम्पियर लूप की पूरी बाउंड्री बनेगा, और ये बनेगा 2 पाई स्मॉल आर। तो मैं यहाँ लिखने चला v इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट जे आर बाई 2। ये आ गया म्यू नॉट जे आर बाई 2, ठीक है। यानी बताओ मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, यानी हम जैसे जैसे सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अच्छा इसका वेक्टर फॉर्म पता क्या, वेक्टर फॉर्म ये है बी वेक्टर म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर, जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंड्रिकल केबल वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर। जे क्या है, करंट डेंसिटी वेक्टर। करंट स्केलर होता है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर होता है। आर ये रेडियल वेक्टर है, तो जे वेक्टर की डायरेक्शन पहले समझ लो। जे वेक्टर होता है पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन।
पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन जे वेक्टर, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज ऐसे बाहर निकल रहा करंट, तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया देखो जे वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर। तो जे और आर दोनों 90 डिग्री पे हैं, कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। देखो बेटा ये आर वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, जे वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, तो जे और आर 90 पे, तो जब इसे ओपन करोगे तो जे आर साइन 90 बन होगा, तो यही आएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये मैग्नीट्यूड लिखा है, राइट। और ये तुमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और बताओ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा? मैक्सिमम सरफेस पे होगा। सरफेस पर जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, ये आर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? कैपिटल आर तक। तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कितना? म्यू नॉट जे कैपिटल आर बाई 2, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब मैं करने जा रहा हूँ आउटसाइड रीजन में। आउटसाइड रीजन आर ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल आर। आउटसाइड रीजन आउटसाइड रीजन में मैं करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए भाई। आउटसाइड रीजन का मतलब है हमें यहां पे बात करनी है, यहां पर। अब ये हमने स्मॉल आर माना कैपिटल आर से बड़ा, और इस स्मॉल आर को रेडियस मानते हुए हमने एक सर्कुलर एम्पियर लूप ऐसे बनाया। तो देखो अब जो करंट इनक्लोज आएगी वो इस पूरे कैपिटल आर में आएगी। स्मॉल आर ये बड़ी वाली रेडियस है, इतने में पूरे में करंट फंस जाएगी ऐसे। तो अब बताओ इस एम्पियर लूप से जो इनक्लोज करंट होगी, क्या वो टोटल करंट होगी? यस, टोटल करंट होगी। और बताओ डीएल हमारा ऐसे एंटी क्लॉक, तो बताओ इस पूरे करंट के लिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टेंजेंट के लॉ, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड और डीएल पैरेलल, ऐसे बी और डीएल पैरेलल हर जगह। डीएल बेटा एम्पियर लूप की बाउंड्री पर डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा और डीएल भी ऐसे ही होगा पैरेलल। अच्छा एक बात बस क्लियर कर दो कि इस पूरे करंट के लिए ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट एकदम सिमेट्री में है कि नहीं, या फिर सीधा बोले बताओ ये आउटर पॉइंट है। इस केबल के बाहर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए हमने आपको कल एक तरीका बताया था कि आउटर रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। सॉलिड केबल है अगर, तो आप पूरी करंट को एक सिंगल वायर में मान लो। कहाँ पे मान लो? एक्सिस पे मान लो। तो आप चाहें तो इस पूरी करंट को एक सिंगल करंट मान लो। कहाँ पे? एक्सिस पे। तो इससे बताओ कितनी दूरी? स्मॉल आर दूरी पर हमें बताइए मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो बताइए जरा, सिंपल है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ। बताओ आउटर रीजन के लिए हम तो पूरी करंट को एक सिंगल वायर की करंट मान सकते हैं। कहाँ पर? एक्सिस पे। तो जरा बताओ तो मुझे, अगर हम पूरी करंट को यहाँ एक्सिस पे मान लें और इससे बताओ स्मॉल आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड आउटर रीजन में, आउटसाइड रीजन में, वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई टोटल करंट अपॉन स्मॉल आर। और बेटा ये जो टोटल करंट है इसकी वैल्यू होगी जे इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r। और ये बात बताओ जो आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है, आउटर रीजन की बात हो रही है। और यहाँ पे हम चाहें तो आई टोटल करंट को जे इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बेटा हमने कैसे लिख दिया, क्लियर है? मैंने क्या सिखाया था? आउटर रीजन के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरी करंट एक सिंगल वायर में है, और वो वायर कहाँ रखा है? एक्सिस पे रखा है। तो ये हमने बताओ डायरेक्ट लिख दिया। अब मैं बनाने जा रहा हूँ ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ ड्यू टू सॉलिड सिलिंड्रिकल केबल। तो सॉलिड सिलिंड्रिकल केबल की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखना बेटा, इनसाइड रीजन में हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर।
जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा सरफेस तक जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगातार बढ़ेगी। सरफेस पे जाकर के मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे कहें मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ आर, तो बताओ सेंटर पर स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी। यहाँ देखो ये हमारा वेरिएशन कब का था, आर लेस देन आर। अगर हम सेंटर की बात करें तो स्मॉल आर 0, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आएगा 0। तो बताओ इस ग्राफ की शुरुआत 0 से होगी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0। सेंटर से हम सरफेस की तरफ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ता है। ये कैपिटल आर और ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, जो कि सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट जे कैपिटल आर बाई 2। ये एंगल अगर थीटा मान लें तो ये देखो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, टेन थीटा की वैल्यू म्यू नॉट जे बाई 2। इसके बाद बताओ ये आउटर रीजन में वेरिएशन प्रोपोर्शनल टू 1/r, आउटर रीजन में वेरिएशन प्रोपोर्शनल टू 1/r। याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ से हमने यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखा था। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ता था, सरफेस पे जाके मैक्सिमम होता था, और बाहर के लिए ऐसा लगता था जैसे पूरा चार्ज उसके सेंटर पे रखा है। वैसे यहाँ पे आउटर रीजन के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरी करंट एक्सिस पे एक वायर में करंट है। राइट, नोट करो बेटा। अब मैं बात करने जा रहा हूं एनुलर केबल। एनुलर केबल तो देखिए भाई, अगर हम बात करें लॉन्ग एनुलर केबल, ऑफ रेडियस A and B, inner radius A, outer radius B, having current density J, हमें इस केबल के अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दिखाना है। बहुत अच्छे समझ लीजिए, फंक्शन बनाना है, ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो पहले तो हम जरा एनुलर केबल समझें क्या होता है। एनुलर केबल में क्या होता है, इनर रेडियस ए है, तो ए रेडियस तक हॉलो है ऐसे, ये मान लो ए रेडियस, और ये है बी रेडियस ऐसे। ये लॉन्ग केबल है तो ये देखो इनफाइनाइट तक गया नीचे ऐसे इनफाइनाइट तक। ये ऊपर भी कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक।
लॉन्ग केबल है, और एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग इनफाइनाइट केबल वगैरह में ही देखेंगे। उसकी कल मैंने वजह भी बताई थी आपको। फाइनाइट में हम एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन आगे हमसे फिर वो सॉल्व नहीं होता था, क्योंकि जो V होता है वो नेट फील्ड होता था। अब देखिए, ये अनुलर केबल है, इसका इनर रेडियस है A, आउटर रेडियस है B। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो करंट है वो A रेडियस में कोई करंट नहीं, करंट केवल इतने में है, B माइनस A रेडियस में, इतने एरिया में यूनिफॉर्मली करंट फैला है। ऐसे करंट ऊपर की तरफ निकल रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ। इस केबल के बाहर करंट निकल रहा है, और ये करंट देखो इतने एरिया में, बेटा अच्छे समझ लो, यहाँ हॉलो है, यहाँ कोई करंट नहीं। ये इसका मान लो एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है बेटा, ठीक है, ये इसका एक्सिस है। तो देखो बेटा, ये हमारे पास एक एनुलर केबल है, ये देखो इनफाइनाइट तक गया एक्सिस, ठीक है। अगर हम इसका टॉप व्यू बना, अच्छा बताओ करंट डेंसिटी कितनी होगी? J बराबर, तो J बराबर होगा I टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया। कितने एरिया में करंट है? ये वाली एरिया, तो एरिया होगा पाई V स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये होगा हमारा टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, और टोटल एरिया हो गया पाई V स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, राइट। ये हमारा होगा करंट डेंसिटी। तो ये करंट डेंसिटी एरिया करंट डेंसिटी है। कौन सा? एरिया। करंट एरिया में फैला है। कितने एरिया में फैला है? ये एरिया है, राइट। अब देखो बेटा, हमें इसके अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कहा गया है, ठीक। तो देखो भाई, चाहो तो हम इसका टॉप व्यू बनाएं या ना बनाएं, चलो बना दे रहे टॉप व्यू। कैसा देखने को मिलेगा? A रेडियस तक हॉलो, ऐसे A रेडियस तक हॉलो, ऐसे, और यहां पर ये B रेडियस है। करंट जो है वो इतने एरिया में होगा, ऐसे करंट होगा, करंट इतने एरिया में होगा, ठीक। चलो सबसे पहला काम हम बात कर रहे हैं R लेस देन इक्वल टू A तक, R लेस देन इक्वल टू A। अब यहाँ बेटा तीन रीजन है, एक यहाँ से लेके A के बीच में, एक A से B के बीच में, एक B के बाहर। तीन रीजन में अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। तो R लेस देन इक्वल टू A का मतलब ध्यान से देखना, A रेडियस यहाँ तक है, तो यहाँ हम स्मॉल r को रेडियस मान के एक सर्कुलर एम्पियर लूप बनाएंगे, और इसमें ये dl का सेंस मानेंगे हम, ऐसे एंटी क्लॉक। ये dl है बेटा, एंटी क्लॉक। तो आप हमारी थोड़ी मदद करो कि बताओ इस a रेडियस के अंदर इनक्लोज करंट क्या होगा? 0। मैं तुमसे कहूँ, यहाँ पे हमने स्मॉल r को रेडियस मान के ऐसे एक सर्कुलर एम्पियर लूप ड्रॉ किया, ऐसे। ये हमारा एक सर्कुलर एम्पियर लूप है, और ये हमने dl का सेंस माना है, ऐसे। तो बताओ जरा, इस एम्पियर लूप के लिए लीनियर इंटीग्रल B डॉट dl, V हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करेंट्स, ड्यू टू होल करंट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज। बताओ इस एम्पियर लूप के अंदर करंट इनक्लोज 0। अगर बताओ करंट 0 तो dl तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये एम्पियर लूप की dl बाउंड्री है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होगी। इसका मतलब 0 से लेके A तक, इस बताओ A तक जहां कोई करंट नहीं है, इस वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है? 0, राइट। अब मैं बात करूंगा A से लेकर के B के बीच में। अब अगर मैं बात करूं
ए के बीच में, ए से लेकर के बी के बीच में। तो ध्यान देना, अगर हम ए से बी के बीच में बात करें तो आर ए से बड़ा और बी से छोटा, ये वाला रीजन। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर अगर हम एम्पियर लूप बनाए तो ये हमने आर माना ए से बड़ा और बी से छोटा, ऐसे ऐसे, और इसमें ये डीएल का सेंस हमने माना एंटी क्लॉकवाइज। बताओ करंट बेटा इतने में तो कोई करंट नहीं है, ए तक कोई करंट नहीं, करंट केवल इतने एरिया में होगी। करंट केवल इतने एरिया में होगी। ठीक है, करंट इतने एरिया में होगी। तो ध्यान दो, लीनियर इंटीग्रल v डॉट डी एल, और ये v हमेशा मैंने बोला नेट मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। बताओ आई इनक्लोज्ड कितना होगा, आई इनक्लोज्ड। तो आई इनक्लोज्ड बेटा इतने एरिया में होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया, इस एरिया में, और ये एरिया होगा बताओ j इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? अब बताओ जरा, ये डीएल है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होगा, टेंजेंट के लॉन्ग, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। बताओ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड और डीएल कैसे होंगे, पैरेलल। तो बताओ जरा, इतना आप समझदार हो गए, हर जगह बी और डीएल पैरेलल। तो इसे ओपन करेंगे बी डीएल cos 0 से, फिर बी को इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे तो बी को सीधा बाहर किया, इंटीग्रल बचा केवल डीएल का। एक स्टेप मैंने गायब किया, पहले वी डीएल cos 0, प्रैक्टिस में आ गया होगा। और ये बना म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताओ डीएल डीएल इंटीग्रेट होकर के क्लोज लूप के लिए उस एम्पियर लूप की बाउंड्री बनेगा। तो इस एम्पियर लूप की बाउंड्री होगी बेटा 2 पाई स्मॉल आर, तो ये बनेगा 2 पाई स्मॉल आर, और ये हुआ म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट जे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2r। देख लो भाई, ये आ रहा मैग्नेटिक फील्ड, चाहो तो हम इसको ऐसे लिख दें म्यू नॉट जे बाई 2, आर से डिवाइड कर दो, आर से डिवाइड करो तो ये हुआ आर माइनस ए स्क्वायर बाई आर। ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखना बेटा, लेकिन ये फंक्शन कब से कब तक वैलिड है? ए से लेकर के बी तक वैलिड है, ए से लेकर के बी तक वैलिड है। अब देखना तीसरा रीजन, तीसरे रीजन के लिए हम यही लिख दे रहे हैं आर ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एकदम बाहर। बताओ एकदम बाहर, सबसे बाहर यहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड। बताओ जरा, सबसे बाहर के लिए अब ये भी सीखा है कि पूरे केबल के करंट को हम एक सिंगल वायर में मान लें, कहाँ? एक्सिस पे। तो बताओ अगर हमारा आर, हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, तो बताओ ये पॉइंट सबसे बाहर है कि नहीं? और इस पॉइंट पर बताओ बेटा मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्ट लिख सकता हूँ एकदम आउटर रीजन में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई टोटल करंट अपॉन स्मॉल आर, आई टोटल बाई स्मॉल आर। और बताओ हम बोल सकते हैं आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, यानी 0 से लेके ए तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ए से लेके बी तक मैग्नेटिक फील्ड का ये फंक्शन, और बताइए आउटर रीजन में बी के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का ये फंक्शन, राइट? अच्छा बताओ यहाँ पर ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वैलिड है? ए से लेके बी तक। ठीक है, तो अगर हम इसमें बी रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे आ जाएगा सरफेस पर, ए रख दें तो यहाँ आ जाएगा, राइट? तो अभी करते हैं। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। उसके लिए नोट करिए इतना, फिर मैं इसके लिए ग्राफ बनाने जा रहा हूँ।
हटाने से। अब देखो बेटा, इसके लिए मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, एक्स एक्सिस पे रेडियल डिस्टेंस। बताओ चलो, जीरो से लेके ए तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, तो ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस पे ही होगा। ए तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब आओ ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जरा इसमें ए रखो, जरा ए पे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आएगा। देखो ए रखें, आर को ए रखो, तो ये ए माइनस ए मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो ये यहाँ से शुरू होगा। और अगर हम आर को बी रखें, आर को भी रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट जे बाई टू बी माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ये आएगा। हमने आर की जगह बी रख दिया। यानी बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बढ़ कर के यहाँ पहुँचना। आप देख रहे हैं बढ़ने के तीन तरीके, ऐसे बढ़े हैं, ऐसे बढ़े हैं, या ऐसे बढ़े। ध्यान से देखना। और ये कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट होना है म्यू नॉट जे बाई टू वी माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ये कोऑर्डिनेट आना है। अब सवाल ये आया, इन तीन में से कोई एक ग्राफ होगा, और बताओ इन तीन में से कोई एक ग्राफ होगा, ये डिसाइड करेगा स्लोप। कौन डिसाइड करेगा? स्लोप। कौन सा ग्राफ है? मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। तो आप निकालो डी वी बाई डी आर। तो बताओ ये जो ग्राफ है वो इस फंक्शन का है, तो इसका स्लोप निकालने जा रहा हूँ। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक ये फंक्शन था म्यू नॉट जे बाई टू आर माइनस ए स्क्वायर बाई आर। ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इसका स्लोप निकालूं, स्लोप, स्लोप का मतलब डी वी बाई डी आर, तो ये देखो म्यू नॉट जे बाई टू कॉन्स्टेंट, इधर हुआ वन, और ये आर की पावर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बताओ जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ जाएंगे आर बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो ये नंबर घटेगा। तो ये बताओ डी वी बाई डी आर जो कि स्लोप है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिक्रीजिंग। आर के बढ़ने पर देखो ये बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू घटेगी, तो स्लोप घटना चाहिए। तो इन तीनों में स्लोप ऊपर वाले का घट रहा है, तो ये दोनों तो बेकार हो गए, ये दोनों बेकार हो गए। तो ये ग्राफ देखो बन गया ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर बी तक। अब देखो बी के बाहर ग्राफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो तब बी के बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r और लॉन्ग डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड टेंडिंग टू जीरो, प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये ग्राफ बन के आ गया, ऐसा ग्राफ आएगा। तो यहाँ देखो जीरो, ग्राफ बना लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव में वो हमसे स्टैंडर्ड ही ग्राफ ही पूछ लेते हैं सवाल में। एनुलर केबल दे देंगे और चार ऑप्शन दे देंगे कौन सा ग्राफ होगा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन। नोट करो बेटा। नोट कर लीजिए। हेडिंग डालेंगे केस ऑफ कैविटी। अब हम लोग एक सॉलिड केबल में से, सॉलिड सिलिंड्रिकल केबल में से एक कैविटी कट करने जा रहे हैं। याद करो इलेक्ट्रो में भी हमने कैविटी का केस किया था।
कैविटी का सवाल वो लोग बहुत पसंद करते हैं। एक आता है सेंटर ऑफ मास में कैविटी का सवाल, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एक ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने में, एक इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। 5 जगह कैविटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए भाई, सवाल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है पहले देख लो। केस ऑफ कैविटी, केस ऑफ कैविटी, ठीक है। हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ये है कि हमने एक सिलिंड्रिकल केबल, हम टॉप व्यू दिखा रहे हैं, कैसा टॉप व्यू, मैं लिख दे रहा हूँ साफ साफ, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं। हमने इसका ये सेंटर है C1, हमने इस सॉलिड केबल में से एक सॉलिड केबल यहाँ से काट लिया, इसका सेंटर ये C2 है। अब जो करंट है वो केवल इतने में है, ये जो क्रॉस बना रहा हूँ ये करंट के लिए, यानी करंट बताओ, टॉप व्यू देख रहा हूँ तो करंट अंदर जाता दिख रहा है, ये लॉन्ग केबल है, लॉन्ग केबल, और इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ, करंट इनसाइड जा रहा है, करंट डेंसिटी J, ऐसे करंट है अंदर की तरफ जा रहा है। अगर डॉट बना देते तो करंट बाहर निकल रहा होता, यहाँ करंट अंदर जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, लॉन्ग सिलिंड्रिकल केबल, केबल ऑफ डेंसिटी J, करंट डेंसिटी J करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी अंदर की तरफ है करंट ऐसे, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है बहुत अच्छे समझ लो। एक तो करंट डेंसिटी J पता है, एक C1 से C2 के बीच का गैप, ये गैप हमको पता है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं D वेक्टर, केवल ये पता हमको C1 C2 वेक्टर। हमको क्या क्या गिवन है मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ। एक तो करंट डेंसिटी J एंड J वेक्टर गिवन है, एंड C1 से C2 के बीच का गैप D वेक्टर, ये हमको गिवन है। C1 से C2 की दूरी D, इसके अलावा कुछ नहीं पता हमको, राइट। अब देखो हमसे कह रहे हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। तो ध्यान से देखो, हमने मान लो मन बनाया कि हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये कौन सा पॉइंट है, मान लो P पॉइंट है। हमने मान लो मन बना लिया कि यहाँ कोई पॉइंट हमने P ले लिया, इस पॉइंट पर कैविटी के अंदर P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो याद करो, अच्छा देखो, इस P पॉइंट की C1 से दूरी हमें दी नहीं गई, हमें केवल ये दिया गया, हम मान ले रहे हैं। हमने मान लिया C1 से अगर हम P को ज्वाइन करें तो ये वेक्टर हमने नाम दे दिया R1 वेक्टर। C2 से अगर हम P को ज्वाइन करें इसे हमने नाम दे दिया R2 वेक्टर। तो बताओ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, D प्लस R2 वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर, ठीक। R1 R2 हमें पता नहीं, हमने मान लिया, केवल हमने मान लिया कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का C1 से दूरी R1 है, C2 से दूरी R2 है, ये हमने अज्यूम कर लिया है, राइट। अब देखो बेटा, हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो हम देखो कैसे करते थे। मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर ये रिजल्ट निकालना है तो पहले मान लो कोई कैविटी नहीं है। हमने आपको इलेक्ट्रो में भी सिखाया था, तो पहले अज्यूम कर लो कि देयर इज नो कैविटी। अगर बताओ कोई कैविटी ना होता, यानी पूरे में करंट होता, ध्यान से देखना, पूरे में करंट है, इनवर्ट अंदर की तरफ जा रहा करंट ऐसे, बहुत बढ़िया समझिएगा। ये C1 सेंटर है, करंट अंदर जा रहा है ऐसे, टॉप व्यू देख रहा हूँ मैं। तो बताओ यहाँ से वो P पॉइंट R1 दूरी पे है, इस पॉइंट P पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, करंट डेंसिटी J। तो बताओ इस पूरे करंट की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ ये P पॉइंट क्या सॉलिड केबल के अंदर है,
यस, हमने माना भी कोई कैविटी नहीं, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा करंट, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस R1 के परपेंडिकुलर इधर की तरफ आएगा ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा V1 वेक्टर, और ये V1 वेक्टर होगा पता है क्या, म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R1, J क्रॉस R1 वेक्टर, ये दूरी R1 वेक्टर। तो याद करो जरा, सॉलिड सिलिंड्रिकल केबल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी रिजल्ट निकाला था म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R, तो वही लगा रहा हूं मैं J क्रॉस R, राइट। अब देखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा V1 वेक्टर, बताओ ये जरूरत से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि तुमने तो पूरे करंट की वजह से इस P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, लेकिन वास्तव में इतनी करंट है ही नहीं। और अगर बताओ इतनी करंट नहीं है तो तुम क्या करो, इतने केबल को अलग से पूछो, इतने में हमने करंट अलग से मान लिया, वही करंट डेंसिटी J, वही करंट डेंसिटी J। ध्यान से देखना, बताओ इसके सेंटर से वो P पॉइंट कितनी दूरी पे है, R2 दूरी पे। तो ध्यान से देखना, हमने इस पॉइंट P पर R2 दूरी पर इतनी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अलग से निकाला। देखो बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा है वो इस करंट और ये वाली जो करंट जो कि है नहीं, उसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इतने केबल से अलग से पूछ ले रहे हैं कि तुम्हारा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को माइनस कर देंगे तो बची हुई करंट का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो चलो भाई, इसका बताओ कंट्रीब्यूशन, अंगूठा करंट, फिंगर पॉइंट, हथेली, ऐसे आएगा V2, और बताइए परपेंडिकुलर कितना होगा V2, म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R2, J क्रॉस R2। बोलो भाई, और अब हम क्या करेंगे कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और इतनी हमको माइनस करनी है, तो बताओ VP नेट, P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। देख लो अच्छे से, हमने देखो क्या करा, हमने कहा भाई ये पॉइंट इस बड़ी वाली केबल के भी अंदर है और छोटे वाले के भी अंदर है, ये दोनों के अंदर है। तो हमने क्या किया, उस पॉइंट पर पहले पूरे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, और फिर हमने किया कि जो करंट है ही नहीं, हमने उससे कहा कि तुम्हारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना होता, तो हमने उतनी करंट से अलग से पूछा, उसने कहा मेरा ये कंट्रीब्यूशन है। तो बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड में से हम उसको माइनस कर दें तो क्या बची हुई करंट का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो चलिए करने जा रहे हैं। तो V1 की वैल्यू बताओ कितनी है, म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R1 माइनस R2। तो ये देखो BP नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, ये आ रहा बेटा म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R1 माइनस R2 की वैल्यू देखो यहां से, R1 माइनस R2 ये बनेगा D वेक्टर, R1 माइनस R2 D वेक्टर, तो J क्रॉस D। अब अच्छे समझो, J कांस्टेंट है करंट डेंसिटी, D भी कांस्टेंट है। D क्यों कांस्टेंट, C1 से C2 की दूरी, D कांस्टेंट। अच्छा इनके बीच का एंगल बताओ, J और D। J की डायरेक्शन करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की मोशन अंदर की तरफ, और D वेक्टर है प्लेन में, कितना एंगल 90 डिग्री। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड बात करें, इस P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बात करें, तो ये आएगा बेटा म्यू नॉट बाई 2 JD साइन 90। बढ़िया समझ लो साइन 90 कैसे हो गया, J जो होता है करंट डेंसिटी, उसकी डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकल रहा है बाहर की तरफ, करंट है, सॉरी करंट अंदर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ जा रहा है, और D वेक्टर ये है। तो बताओ ये कितने एंगल पे है, 90 डिग्री। तो बताओ बेटा ये आ गया इस P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 JD, ये आ गया म्यू नॉट बाई 2 JD। बताओ जरा J कांस्टेंट D कांस्टेंट, तो ये बताओ बेटा कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अगर डायरेक्शन की भी बात करें तो पता किधर होगा,
अंगूठा करंट फिंगर उस पॉइंट की तरफ, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, ऐसे इधर आएगा परपेंडिकुलर टू दिस डी। ये होगा हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट। ये देखो जे के भी परपेंडिकुलर होगा, डी के भी परपेंडिकुलर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये डी है, डी के परपेंडिकुलर और जे के परपेंडिकुलर, ऐसे आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और ये बताओ कांस्टेंट आ रहा है, तो आप यहाँ नोट लगा के एक लाइन लिख लें, नोट लगा के एक लाइन लिख लीजिए। तो बताओ ये P पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि P पॉइंट कहाँ है। वो तो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि C1 से C2 की दूरी जो D है वो D कितना है, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है कैविटी के अंदर, बताओ वो D पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बताओ उस कैविटी के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो आपका जवाब है कांस्टेंट। तो आप लिख लें नोट में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड inside the cavity, inside the cavity it does not depend on position of point. It does not depend on position of point. और ये बताओ पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये अच्छे समझ लीजिए, आप नोट कर लीजिए। कर लेंगे। एक सवाल करते हैं और देखिए भाई, देखिएगा भाई, अब अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सॉलिड सिलिंड्रिकल केबल था, इसकी रेडियस मान लो r है, और हमने यहाँ पर एक r को डायमीटर मानते हुए एक ऐसे केबल काट लिया, ऐसे काट लिया, ऐसे काट लिया, यानी जो करंट है वो केवल इतने में बचा है। करंट इतने में है, इतने में, ठीक है। करंट डेंसिटी वही है बेटा J, ठीक है। ये इसका सेंटर है C1, ये इसका सेंटर है C2, कोई दिक्कत। इसकी रेडियस है r/2,
ये रेडियस है r/2। चलो हम 3 पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमने यहाँ लिया 1 पॉइंट इस कैविटी के अंदर, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लिया है बड़े वाले के सरफेस पर, और तीसरा पॉइंट हमने यहाँ लिया है बाहर r दूरी पर। ये 3 पॉइंट हमने लिए हैं। हमको इन तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कहा गया है, राइट। तो सवाल लिखें फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स 1, 2 and 3। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स 1, 2 and 3। आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले 1 पॉइंट पे लिखते हैं। चलो 1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो बेटा बताओ जो 1 पॉइंट है, बताओ ये बड़े वाले के अंदर, छोटे वाले के भी अंदर। तो ये तो वही सवाल हो गया कैविटी के अंदर, और कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस 1 पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल डिपेंड करेगा इस बीच की दूरी पर। ये r/2 रेडियस होगा, बीच की दूरी C1 से C2 के बीच की दूरी पर, राइट। तो बताओ इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से समझ लो। ये 1 पॉइंट बताओ बड़े वाले के अंदर और इस छोटे वाले के भी अंदर, यानी ये पॉइंट कैविटी के अंदर है, और कैविटी के अंदर बताओ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल डिपेंड करता है C1 से C2 के बीच की दूरी पर। क्लियर। तो कितना आएगा रिजल्ट, μ0/2 J × D, और D बताओ r/2। C1 से C2 के बीच की दूरी, डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन अंगूठा करंट अंदर, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, तो हथेली प्लेन में ऊपर की तरफ, यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वही होगा जो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर पॉइंट पर, और वो होगा प्लेन में अपवर्ड, ऐसे। अच्छा समझ लीजिए, अंगूठा करंट अंदर, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, हथेली बोर्ड के प्लेन में ऊपर की तरफ, अप। तो डायरेक्शन देखो ये आ गई अपवर्ड, तो μ0 J r/4 ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड अप। अच्छा तो ये मैग्नेटिक फील्ड 1 पॉइंट पर, यही मैग्नेटिक फील्ड सेंटर 2 पर, और यही मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी हर पॉइंट पर बराबर बराबर होगी। क्लियर। इस कैविटी के अंदर हम कोई और भी पॉइंट ले लेते तो यही मैग्नेटिक फील्ड आता, और डायरेक्शन किधर होता, प्लेन में अप। ऐसे आ रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आओ जरा 2 पॉइंट पे निकालते हैं। चलो 2 पॉइंट पर, 2 पॉइंट देखो बेटा कहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर। तो बताओ 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए थोड़ा समझो, ये 2 पॉइंट बताओ ये बड़े वाले के सरफेस पर हैं। तो बताओ सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 J r कैपिटल R। डायरेक्शन देखो, अंगूठा करंट, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। लेकिन बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड तुमने पूरे की वजह से यहाँ लिख दिया, अब इतने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालो और उसको माइनस करो, तो माइनस। अब देखो इतने में करंट अज्यूम कर लो, अंदर की तरफ करंट अज्यूम कर लो, 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा तो माइनस करेंगे। बहुत अच्छे समझ लो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा है वो हमने पूरे की वजह से लिख लिया, यहाँ पे भी करंट मान लिया। तो लेकिन ये तो ज़्यादा है ना यार, क्योंकि यहाँ करंट ही नहीं है, तो हमने इतने करंट से कहा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा क्या रोल है, उस रोल को माइनस करते हैं। तो करंट अंदर थी, फिंगर पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। लेकिन बताओ इतने करंट के लिए ये पॉइंट बाहर का पॉइंट है, केवल देखो इतनी है, ये पॉइंट बाहर का पॉइंट है, और आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/2 पाई I टोटल। तो इतनी करंट, टोटल करंट J × पाई r/2 का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r सेंटर से दूरी होती है, और ये है 3r/2, और डायरेक्शन बताओ नीचे की तरफ। तो सब्ट्रैक्ट करो इसको, जल्दी से सब्ट्रैक्ट करिए और मुझे बताइए कितना रिजल्ट आ रहा है आपका। तो ये देखो μ0 J r/2 माइनस ये आ रहा होगा आपका μ0 J r/12। तो बताओ ये सॉल्व होने पर 5 μ0 J r/12 डाउन आंसर डायरेक्शन।
हमने क्या करा, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, मैंने पूरे करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया और फिर इतने करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को माइनस कर दिया। ऐसे बताओ 3 पॉइंट पे करने चला, बताओ 3 पॉइंट इस बड़े वाले के लिए भी बाहर का पॉइंट है, तो पहले पूरे की वजह से 3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 पाई आई टोटल, तो J इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई R देखो इसके सेंटर से ये दूरी 2R, ये 2R। डायरेक्शन देखो बेटा, करंट अंदर, फिंगर पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, माइनस देखिए। अब इतने की वजह से हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। तो बताओ इतने की वजह से, बताओ इतने करंट के लिए वो पॉइंट बाहर का पॉइंट है यार, इसके लिए भी तो बाहर का पॉइंट है। तो बताओ अंगूठा करंट, फिंगर पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो माइनस म्यू नॉट बाई 2 पाई आई टोटल J इंटू पाई R बाई 2 का स्क्वायर, इतने करंट टोटल अपॉन स्मॉल r आई बाई R। स्मॉल r बताओ क्या होगा, इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी R 2R प्लस R बाई 2 5R बाई 2। देख लो बेटा, देख लो बहुत अच्छे से। तो ये बताओ सॉल्व होने पर ये आ रहा होगा म्यू नॉट JR बाई 4 माइनस ये आ रहा होगा म्यू नॉट JR बाई 20। तो आंसर आएगा म्यू नॉट JR बाई 5, म्यू नॉट JR बाई 5। चेक कर लो, ये आंसर आएगा बेटा, ये 5 है। तो तरीका देखो क्या, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहले हम पूरे की वजह से निकाल लें और फिर जो कैविटी है उतने की वजह से अलग से निकाल के माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। तो आज हम यहीं पर रोक रहे हैं, इसके आगे फिर अगली क्लास में बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करिए।